Hello students, welcome to my next lecture on lasers. This is second lecture. In this lecture we shall be studying about interaction of radiation with matter, Einstein's coefficients, possibility of amplification and momentum transfer, and average lifetime of energy levels. Let us see what happens when radiations interact with matter. Matter means a group of atoms or molecules. So let us say we have radiations of frequency lying between a small range omega and omega plus d omega, and these are incident on a system of atoms. The atoms are capable of absorbing radiations. ऐसे मीडियम को हम absorbing medium बोलते हैं, and the atoms are such that they have two energy levels E1 and E2 such that the energy difference between the two energy levels E2 minus E1 matches with the frequency of the incident radiations. That means E2 minus E1 is h nu or h cross omega. ओमेगा क्या है? ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशंस इक्वल टू 2 पाई न्यू. तो ये जो रेडिएशंस हैं ये तीन तरह से मीडियम के साथ इंटरेक्ट करती हैं. देयर आर थ्री फिनोमेनन जो कि इस इंटरेक्शन के साथ एसोसिएटेड होते हैं. द फर्स्ट वन इज नोन एज stimulated absorption or simply absorption. The second phenomenon is spontaneous emission of radiation, and the third phenomenon is stimulated emission of radiation. We are interested in knowing what is stimulated emission of radiations. So the first phenomenon is stimulated absorption of a photon. तो जब एक एटम पे जिसमें दो एनर्जी लेवल हैं E1 एंड E2 सच दैट E2 माइनस E1 इज h न्यू, ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स पे रेडिएशंस फॉल करती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी है h न्यू. तो एटम जो कि ग्राउंड स्टेट में है वो उस फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा और हायर लेवल में चला जाएगा. सो द एटम इज एक्साइटेड टू द हायर लेवल फ्रॉम E1 टू E2, and in the process it absorbs the photon. So यहाँ पे हम डायग्राम में देख रहे हैं फोटोन इंसिडेंट है एटम के एनर्जी लेवल्स पे. लोअर एनर्जी लेवल E1, हायर E2, और एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन हायर लेवल में चला गया है. दिस प्रोसेस इज नोन एज स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ ए फोटोन. Now when an atom has been raised from ground state to excited state by absorbing a photon, तो वो जो excited state है एटम की वो उसकी नॉर्मल स्टेट नहीं है. सो एक एटम हमेशा एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकता. सो आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम इन द एक्साइटेड स्टेट द इलेक्ट्रॉन जंप्स बैक टू द लोअर लेवल E1, या हम कहते हैं कि एटम हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आ गया, एंड इन दिस प्रोसेस अ फोटोन इज एमिटेड. दिस प्रोसेस हैज हैपेंड स्पॉन्टेनियसली, अपनी मर्जी से हुई है. इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से ऊपर से नीचे जंप किया है. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन एमिटेड इज न्यू इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन h. जितना दोनों लेवल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस होता है फोटोन उतनी एनर्जी लेके निकल जाता है, एमिट हो जाता है. एंड अलग अलग एटम्स में ये जो स्पॉन्टेनियस एमिशन हुआ ये आपस में इन फोटोन्स में कोई कोरिलेशन नहीं होता एक्सेप्ट दैट दे हैव फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन h. दे आर एमिटेड randomly in all the possible directions. Here we can see in this diagram एक्साइटेड स्टेट में था इलेक्ट्रॉन, जब वो लोअर स्टेट में आया तो फोटोन एमिट हुआ. The third process of interaction is stimulated emission of photons. Now कई बार ऐसा होता है जब ढेर सारे एटम्स एक मीडियम के एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गए हैं तो किसी किसी एटम में क्या होता है उसके नज़दीक से कोई एक स्पॉन्टेनियसली एमिटेड फोटोन गुजरा और वो एटम को वो फोटोन बड़ा ही सुंदर बड़ा ही प्यारा लगा. तो एटम का मन किया कि बिल्कुल ऐसा ही फोटोन मैं भी क्यों ना एमिट करूं. सो व्हेन अ फोटोन passes by an atom in the excited state, it may happen that the atom is stimulated to
jump back to the lower state, thereby emitting a photon having energy h nu equal to E2 minus E1. But in this case, the photon emitted is exactly similar to the external photon. जो उसके नज़दीक से photon गुजर रहा था एटम के नज़दीक से, जो photon emit हुआ वो बिल्कुल उस external photon के जैसा है, एकदम identical. So इस केस में क्या हुआ, एटम या एटम के अंदर का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में अपनी मर्जी से नहीं जंप किया, it was stimulated, it was induced to jump from higher state to lower state in the presence of an external photon. सो यहाँ हम डायग्राम में देख रहे हैं एक फोटोन एटम के नज़दीक से गुजरा, लेकिन जब एटम एक्साइटेड से लोअर स्टेट में आ गया तो हमारे पास दो फोटोन्स हो गए. एंड खास बात इसमें यह है कि जो फोटोन एमिट हुआ वो इंसिडेंट फोटोन के एकदम आइडेंटिकल है. आइडेंटिकल मीन्स सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन, सेम फेज, सेम पोलराइजेशन, ऑल प्रॉपर्टीज सेम. सो ऐसे में क्या होगा, नाउ वी हैव टू फोटोन्स ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन इन द सेम फेज. सो दोनों में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द टू फोटोन्स विल बी एडेड, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, एम्पलीफिकेशन हैज हैपेंड. तो दो फोटोन्स आगे दो एटम्स में और स्टिमुलेटेड एमिशन करवाएंगे, 2 से 4 बने, 4 और अगले 4 एटम्स में स्टिमुलेटेड एमिशन करवाएंगे तो 4 से 8 बने. तो ये बीम एम्पलीफाई होती चली जाती है एंड द एम्पलीट्यूड गोज ऑन increasing, and this happens due to stimulated emission of radiation. It was in 1916 Einstein was studying interaction of radiations with matter. तो जब आइंस्टीन ने अपनी कैलकुलेशंस की रिगार्डिंग दिस इंटरेक्शन, ही रियलाइज्ड कि स्पॉन्टेनियस एमिशन के साथ साथ एटम्स में स्टिमुलेटेड एमिशन नाम की भी एक प्रोसेस होनी चाहिए, बिकॉज स्टिमुलेटेड एमिशन नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता. स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, करवाना पड़ता है. सो उस समय तक स्टिमुलेटेड एमिशन के बारे में कोई साइंटिस्ट को जानकारी नहीं थी. सो इट वाज आइंस्टीन हु प्रपोज्ड दैट देयर एग्जिस्ट another kind of emission also in addition to spontaneous emission, that is known as stimulated emission. So पहले की तरह let us consider an atom having two energy levels E1 and E2, and let us say radiations of frequency omega between omega and omega plus d omega are incident on this atom having radiation energy density u omega. In radiations में जो energy की density है, energy per unit volume, that is u as a function of frequency omega. And let us say at any given time n1 and n2 are the number of atoms per unit volume present in the energy levels E1 and E2. E1 लेवल में N1 एटम्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, E2 लेवल्स में हायर लेवल में एक्साइटेड स्टेट में N2 एटम्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम एट सम गिवन टाइम. ये डायग्राम्स में हमने तीनों प्रोसेसेस शो कर रखी हैं, एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन. तीनों प्रोसेसेस होंगी. नाउ लेट अस सी what are the rates of these processes. सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होगी, क्योंकि सारा मीडियम ग्राउंड स्टेट में होगा, सो एमिशन पॉसिबल नहीं है जब तक एटम्स एक्साइटेड स्टेट में न जाएं. सो द रेट ऑफ फोटोन्स एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट वॉल्यूम, also known as number of photons absorbed per unit time per unit volume, that is R12, it is proportional to N1, the number of atoms present in lower state N1 per unit volume. It is also proportional to radiation density. जितने ज़्यादा photons incident होंगे atoms पे, उतने ज़्यादा photons के absorb होने की probability होगी. So the rate of absorption per unit time per unit volume is directly proportional to N1 u omega, and it will be equal to a constant of proportionality B12 N1 u omega.
एक बार एटम्स एक्साइटेड स्टेट में चले गए तो फिर स्पॉन्टेनियस एमिशन स्टार्ट हो जाएगा. सो द रेट ऑफ फोटॉन्स एमिटेड स्पॉन्टेनियसली पर यूनिट वॉल्यूम या number of photons emitted spontaneously per unit time per unit volume due to transition from upper state to lower state is given by, it is proportional to N2 only. जितने ज़्यादा एटम एक्साइटेड स्टेट में होंगे उतने ज़्यादा एटम्स में से स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा. इसके लिए इंसिडेंट फोटॉन्स की ज़रूरत नहीं होती. सो इट इज़ ओनली प्रोपोर्शनल टू N2 and it is equal to A21 and 2. A21 is the constant of proportionality here. As I said earlier, there is also a possibility of stimulated emission. So the rate of photons emitted due to stimulated emission per unit volume or number of photons emitted per unit time per unit volume due to stimulated emission, that rate is R21 stimulated, ST subscript दी है हमने, and it will be proportional to again N2. जितने एटम्स एक्साइटेड स्टेट में हैं, जितने ज़्यादा एटम्स उतने ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि स्टिमुलेटेड एमिशन होगा. और क्योंकि स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए हमें एक्सटर्नल फोटोन चाहिए जो इंड्यूस करेगा एटम को स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए, सो इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ रेडिएशंस u omega. So R21 stimulated is equal to constant of proportionality B21 and to u omega, where B12, A21 and B21 are constants of proportionality. They give us the probability of transition per unit time for all these three processes, and these three constants are also known as Einstein's coefficient. Now when equilibrium is reached between the three processes, तो जितनी एब्जॉर्प्शन हो रही है उतनी ही एमिशन होनी चाहिए, जितने फोटोन एब्जॉर्ब हुए उतने एमिट होने चाहिए. सो एट इक्विलिब्रियम R12 must be equal to R21 due to spontaneous emission plus R21 due to stimulated emission, and putting the values of these quantities we get B12 N1 u omega is equal to A21 N2 plus B21 N2 u omega. इसको हम थोड़ा रीएडजस्ट करेंगे क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम है u ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करना. सो B12 N1 u omega माइनस B21 N2 u omega is equal to A21 N2. B12 B21 वाले टर्म्स में से u ओमेगा कॉमन लेंगे तो हमारे पास आया B12 N1 माइनस B21 N2, कॉमन लिया u ओमेगा इज इक्वल टू A21 N2 और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो u ओमेगा इज इक्वल टू A21 N2 अपॉन B12 N1 माइनस B21 N2. इसमें से भी हमने डिनोमिनेटर में B21 N2 कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास आया A21 N2 अपॉन B21 N2 ब्रैकेट में B12 N1 अपॉन B21 N2 minus 1. Let us say this is equation number 1. Now according to Maxwell-Boltzmann distribution law, last year हमने पढ़ा था N1 upon N2 is given by G1 upon G2 exponential h cross omega by KT. यहाँ हम मान के चल रहे हैं the system of atoms obeys Maxwell-Boltzmann statistics. Here G1 and G2 are known as statistical weights of two energy levels. सेकेंड ईयर में हमने इनको नाम दिया था number of cells in phase space. सो इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. राइट हैंड साइड में ऊपर मैंने पिछले पेज से इक्वेशन 1 लिख दी है. सो पुटिंग दिस वैल्यू वी गेट u ओमेगा इज इक्वल टू A21 अपॉन B21 और B12 B21 G1 upon G2 exponential h cross omega by KT minus 1. Now according to Planck's law of energy distribution, the energy density u omega is also given by, ये जो ऊपर हमने इक्वेशन 2 में एक्सप्रेशन निकाला ये आइंस्टीन ने एब्जॉर्प्शन और
एमिशन को स्टडी करते हुए प्रपोज किया था, जो ऑलरेडी सेम एक्सप्रेशन प्लैंक ने डिराइव किया हुआ था, दैट वाज u ओमेगा इज इक्वल टू h क्रॉस ओमेगा क्यूब अपॉन पाई स्क्वायर c क्यूब 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल h क्रॉस ओमेगा बाई kt माइनस 1। इन दोनों एक्सप्रेशंस को अगर हम कंपेयर करें, बिकॉज बोथ शुड गिव अस द सेम रिजल्ट, वी फाइंड दैट A21 upon B21 must be equal to h cross omega cube upon pi square c cube, and B12 G1 upon B21 G2 is equal to 1, because denominator में ये coefficient 1 है. It gives us B12 G1 is equal to B21 G2, और अगर in energy level के statistical weights 1 हैं या equal हैं, then we get B12 is equal to B21. यहाँ पर मैं specify करूँगी H cross या H cut is equal to H upon 2 pi. Omega is 2 pi nu, K is Boltzmann constant, and T is absolute temperature. G1 is equal to G2 equal to 1 for non-degenerate. Now let us find out what is the possibility of amplification of radiations of a given frequency or wavelength. किसी भी सिस्टम पे जब रेडिएशंस इंसिडेंट होती हैं तो तीनों प्रोसेसेस साथ साथ चलती हैं, एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन. अगर स्टिमुलेटेड एमिशन ज़्यादा हो जाए स्पॉन्टेनियस एमिशन से तो एम्प्लीफिकेशन हो जाएगी. वाई? बिकॉज हम पढ़ के गए थे स्टिमुलेटेड एमिशन में all the photons, they are exactly identical, they are in the same phase, so they have constructive interference, सबके एम्पलीट्यूड्स ऐड हो जाते हैं और वो एम्प्लीफिकेशन करवाते हैं. तो जितना ज़्यादा स्टिमुलेटेड एमिशन होगा उतनी ज़्यादा एम्प्लीफिकेशन होगी. सो दैट मीन्स स्टिमुलेटेड एमिशन स्पॉन्टेनियस एमिशन से ज़्यादा होगा तो एम्प्लीफिकेशन होगी. इसके लिए लेट अस फाइंड आउट दिस रेशियो of rate of spontaneous emission to rate of stimulated emission, and this ratio इसमें हमने values put की as given by Einstein, A21 N2 upon B21 N2 U omega. N2 cancel हुआ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, हमारे पास आया A21 upon B21 U ओमेगा. और ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे जो पिछली स्लाइड पे हमने आइंस्टीन कोफिशिएंट्स में स्टडी की थी. A21 upon B21 इज इक्वल टू H क्रॉस ओमेगा क्यूब अपॉन पाई स्क्वायर सी क्यूब, और 1 अपॉन यू ओमेगा की वैल्यू पुट की एक्सपोनेंशियल h क्रॉस ओमेगा बाई के टी माइनस 1 अपॉन h क्रॉस ओमेगा क्यूब अपॉन पाई स्क्वायर सी क्यूब. ये वैल्यूज कैंसिल हुई, सो दिस रेशियो इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल h क्रॉस ओमेगा बाई के टी माइनस 1. Now let us find out what happens under these two special conditions. पहला special case आया if h cross omega is very small as compared to kt. That means h cross और k तो constants हैं. That means अगर radiations की frequency बहुत छोटी है और atoms का temperature बहुत ज़्यादा है, in that case h cross omega by kt is very small as compared to 1. Let us apply binomial expansion to the expression that we got on last slide. We have exponential h cross omega by kt is equal to 1 plus h cross omega by kt plus higher terms which are very small, so they can be ignored. So it is approximately equal to 1 plus h cross omega by kt, and therefore R21 spontaneous divided by R21 stimulated is equal to exponential h cross omega by kt minus 1. ये एक्सप्रेशन में हमने वैल्यू पुट की, ऊपर जो हमने निकाली एक्सपोनेंशियल की, तो हमारे पास आया 1 प्लस h क्रॉस ओमेगा बाई के टी माइनस 1. 1 माइनस 1 कैंसिल हुआ, सो R21 spontaneous divided by R21 stimulated is equal to h cross omega by kt.
ऊपर हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि h क्रॉस ओमेगा बाई के टी इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1. सो दैट मीन्स दिस रेशियो इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1. दैट मीन्स R21 स्पॉन्टेनियस छोटा है, R21 स्टिमुलेटेड बड़ा है. इट मीन्स स्टिमुलेटेड एमिशन का रेट ज़्यादा है, स्टिमुलेटेड एमिशन डोमिनेट करेगा. देयरफॉर एट स्मॉल फ्रीक्वेंसीज एंड हाई टेम्परेचर्स स्टिमुलेटेड एमिशन डोमिनेट्स. इसका मतलब छोटी फ्रीक्वेंसी की जो रेडिएशंस होती हैं उनको हाई टेम्परेचर पे एम्पलीफाई किया जा सकता है. द पॉसिबिलिटी ऑफ एम्पलीफिकेशन एग्जिस्ट. दूसरा स्पेशल, if h cross omega is very large as compared to kT. That means frequency बड़ी हो radiations की और temperature छोटा हो. In that case h cross omega by kT is very large as compared to 1. और इसलिए जब हम exponential h cross omega by kT लेंगे तो वो भी it will be very large as compared to 1. 1 can be ignored from the denominator, from the equation that we had got in the ratio. क्योंकि exponential खुद बहुत बड़ा है तो 1 को ignore कर सकते हैं इस ratio में. So R21 spontaneous upon R21 stimulated is equal to exponential h cross omega by kt. Already हम ऊपर कह चुके हैं this expression is very large as compared to 1. That means R spontaneous बड़ा है, R stimulated छोटा है. Rate of spontaneous emission is much more than rate of stimulated emission. Therefore, at high frequencies and smaller temperatures, spontaneous emission dominates. Possibility of amplification does not exist. So हम छोटी फ्रीक्वेंसी की वेव्स को आसानी से एम्पलीफाई कर सकते हैं, बड़ी फ्रीक्वेंसी वेव्स को एम्पलीफाई करना पॉसिबल नहीं है. सिंस लाइट वेव्स की फ्रीक्वेंसी बड़ी वेव्स में आती है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव्स इज सफिशिएंटली हाई, और उनके लिए जब हम ये रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो दिस रेशियो इज लेस देन 1, ग्रेटर देन 1. तो सबने इतने साल तक, आइंस्टीन ने स्टिमुलेटेड एमिशन प्रपोज किया था 1916 में और पहला लेज़र जाके बना 1960 में. सो इतने साल बीच में इसलिए गुजर गए बिकॉज एक तो टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं थी, दूसरे इस इक्वेशन के अनुसार लाइट को एम्पलीफाई करने की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, तो नोबडी थॉट अबाउट इट. बट नाउ वी नो इट इज अ रियलिटी. Now the next is transfer of momentum during the interaction of photons with atoms. So when a photon of energy h nu is incident on an atom, the atom absorbs it, already हमने पढ़ ली ये चीज, and in order to conserve the momentum, it recoils in the opposite direction with a momentum h nu by c. ऐसा ये क्यों करेगा? To obey the law of conservation of momentum. Similarly, जब एटम एक्साइटेड स्टेट में चला गया and since it is at rest, when it emits radiations of energy h nu by stimulated process, it again recoils with momentum h nu by c, and in this we have assumed that the radiation, all the radiations are emitted in the same direction. हमें मालूम है stimulated emission से जो photon emit होते हैं, they are all emitted in the same direction. So the atom will recoil again. तो जब absorption होती है तब भी momentum transfer होता है, atom recoil करता है. जब stimulated emission होता है तब भी atom recoil करता है और momentum transfer होता है. Also, as assumed by Einstein, the transfer of quantized energy and momentum must leave the Maxwell-Boltzmann distribution of the system undisturbed when in equilibrium. तो Maxwell-Boltzmann system हमें बताता है कि for a given फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस किस टेम्परेचर पे क्या एनर्जी होगी एटम्स की, क्या वेलोसिटीज होगी, एटसेट्रा. सो एज लॉन्ग एज टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग, द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट नॉट बी डिस्टर्ब्ड. Now that is possible only if both the emission and the absorption processes are directional.
सो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन अनडिस्टर्ब्ड तभी रहेगा जब बहुत क्लियरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो हो रहा है, एंड दैट विल हैपन ओनली इफ एमिशन, stimulated emission and absorption are directional processes. So therefore, if a beam of radiation causes an atom to emit or absorb radiations of energy h nu, then the momentum is always transferred to the atom either in a parallel direction or anti-parallel direction to the beam as given by law of conservation of momentum. लेकिन स्पॉन्टेनियस एमिशन में मोमेंटम ट्रांसफर नहीं होता, बिकॉज स्पॉन्टेनियस एमिशन इज अ रैंडम प्रोसेस. सो स्टैटिस्टिकली जब हम सारे एटम्स के रिकॉइल को स्टडी करें तो हर पॉसिबल डायरेक्शन में होंगे. देयर वेक्टर सम इज 0, सो देयर इज नो मोमेंटम ट्रांसफर ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस एमिशन. नेक्स्ट, लेट अस डिफाइन एवरेज लाइफ टाइम ऑफ द एक्साइटेड स्टेट. हमने ये डिस्कस किया कि जब एटम्स रेडिएशन एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं तो वो कुछ समय एक्साइटेड स्टेट में गुजारते हैं, उसके बाद स्पॉन्टेनियसली अपने आप अपनी मर्जी से लोअर स्टेट में जंप कर जाते हैं. सो वी वुड लाइक टू नो ऑन एन एवरेज एक एटम एक्साइटेड स्टेट में कितना टाइम गुजारता है. दैट इज नोन एज एवरेज लाइफ टाइम. So let us say in a medium n number of atoms are in the excited state n at any given time t. The decrease in the atoms due to spontaneous emission in time dt. अब t टाइम पे n एटम्स थे एक्साइटेड स्टेट में पर यूनिट वॉल्यूम, और उसके बाद के छोटे से टाइम इंटरवल dt में इनमें से कुछ एटम्स लोअर स्टेट में जंप कर गए, ग्राउंड स्टेट में जंप कर गए. सो द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ एटम्स ड्यूरिंग टाइम dt विल बी प्रोपोर्शनल टू n. जितने एटम्स थे एक्साइटेड स्टेट में जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि ज़्यादा एटम्स लोअर स्टेट में जंप करेंगे. सिमिलरली जितनी ज़्यादा देर तक हम रीडिंग लेंगे उतने ज़्यादा हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आएंगे जो लोअर स्टेट में जंप कर रहे हैं. सो dn इज प्रोपोर्शनल टू n इंटू dt. Negative sign shows the decrease in the number of atoms. So this is equal to a constant of proportionality P into N into dt, and this constant P represents the probability of spontaneous emission per unit time. So let us readjust the equation. Minus dn upon n is equal to P dt, और n इज इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस pt. ऊपर वाली इक्वेशन में n को हम राइट हैंड साइड, हम दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करके लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आया n इज इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस pt, वेयर n नॉट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स प्रेजेंट इन द एक्साइटेड स्टेट एट टाइम t इक्वल टू 0. Now we define the average lifetime as the total lifetime of atoms in the excited state divided by number of atoms. At some given time t, जितने एटम एक्साइटेड स्टेट में थे और उसके फौरन बाद वो लोअर लेवल में जंप कर गए, उन सारे एटम्स का टोटल लाइफ टाइम डिवाइडेड बाय जितने एटम्स जंप किए, दैट इज द एवरेज लाइफ टाइम. सो हम ऊपर देखा हमने dt टाइम में कितने एटम्स जंप किए लोअर स्टेट में, dn एटम्स. सो इन dn एटम्स का लाइफ टाइम था t, क्योंकि t टाइम तक वो हायर स्टेट में प्रेजेंट थी. सो देयरफॉर tau इज इक्वल टू t इंटू dn इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय dn इंटीग्रेशन. dn एटम्स का लाइफ टाइम था t, तो सारे एटम्स का लाइफ टाइम हो गया वी इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी और 0 टू n नॉट. एंड फिर हमने dn की वैल्यू पुट कर दी, p n, dn की वैल्यू पुट की p n dt, और n की वैल्यू पुट कर दी इंटीग्रेशन p n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस pt इंटू t dt डिवाइडेड बाई n नॉट. p इज ए कांस्टेंट, उसको बाहर निकाल लिया, हमारे पास आया p इंटीग्रेशन n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस pt t dt
एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हुआ, स्टैंडर्ड इंटेग्रल आ गया हमारे पास, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो इट्स आंसर इज 1 अपॉन पी स्क्वेयर. सो टॉ इज इक्वल टू पी इंटू 1 अपॉन पी स्क्वेयर, दैट इज इक्वल टू 1 बाई पी. अब क्योंकि P को हमने कैसे डिफाइन किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस जंप पर यूनिट टाइम, और आइंस्टीन कोफिशिएंट A21 को भी हमने ऐसे ही डिफाइन किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन पर यूनिट टाइम. सो बोथ आर सेम, देयरफॉर टॉ इज इक्वल टू 1 अपॉन A21. इस एक्सप्रेशन से हमें पता चला कि जितना कम लाइफ टाइम होगा किसी भी एटम का एक्साइटेड स्टेट में, उतना उसकी प्रोबेबिलिटी जंप करने की ज्यादा होगी. दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. नाउ इफ द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ द एटम इज, इफ द टाइम t जो हमने ऊपर फॉर्मूले में लिया है जिस समय हमने रीडिंग ली, इफ दैट टाइम t इज इक्वल टू एवरेज लाइफ टाइम ऑफ द एनर्जी लेवल tau, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन p. तो ये जो एक्सप्रेशन आया था n इज इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस pt, इसमें t की ये वाली वैल्यू पुट करें, इट बिकम्स इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस p, और t की वैल्यू पुट की 1 अपॉन p, सो माइनस p अपॉन p, p कैंसिल हुआ, सो दिस इज n नॉट इंटू 1 अपॉन e. देयरफॉर यहां से हम डिफाइन करेंगे एवरेज लाइफ टाइम ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट is the time during which number of atoms in the given state decreases to 1 by e of its initial value. इनिशियली एक्साइटेड स्टेट में 0 टाइम पे n नॉट एटम्स थे, सो जितने टाइम के बाद वो n2 डिवाइडेड बाई e एटम्स रह जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में, दैट टाइम इज नोन एज एवरेज लाइफ टाइम ऑफ द एक्साइटेड स्टेट. सो आज यहीं तक. These are the frequently asked questions in the exam. You should be able to do these questions after listening to this lecture. Thank you very much. Have a nice day.